साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह। मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। यह YouTube चैनल बहुत ही उपयोगी सभी के लिए है जो जमीन के मालिक हैं, स्वामी हैं, भूमिधर हैं, उनके लिए। अब मैं आज एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ और विषय है उत्तराधिकार। उत्तराधिकार के संबंध में पुरुष की अगर डेथ होती है तो धारा 108 के अनुसार उसके उत्तराधिकार किसको किसको प्राप्त होंगे, इसके बारे में एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है जो मेरे इसी चैनल पे उपलब्ध है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये धारा 108 के अंदर। दूसरा, अगर स्त्री कोई है और उसकी डेथ होती है और उसकी वह भूमि जो उसने वरासतन प्राप्त की है, उत्तराधिकार में प्राप्त की थी, तो उसकी मृत्यु हो जाए या वह विवाह कर ले या विधवा हो तो पुनर्विवाह कर ले, ऐसी स्थिति में उसके कौन उत्तराधिकारी होंगे, ये धारा 109 में प्राविधान है और उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाया जो डिटेल में आपको इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। साथियों, आज इससे भिन्न हम चर्चा करते हैं कि एक स्त्री है और वह भूमि उसको वरासत से प्राप्त नहीं हुई है। बहन होने के नाते, माता होने के नाते, पुत्री होने के नाते, विवाहिता पुत्री होने के नाते अगर उसको पुरुष से वह भूमि वरासत में प्राप्त नहीं हुई है तो उसको अन्य तरीके से भी भूमि तो उसके पास आ सकती है। जैसे वह पैसे हो तो वह भूमि को क्रय कर ले, बैनामे से भूमि आ सकती है, या कोई उसको वसीयत कर दे, या हिब्बेनामा से आ सकती है। तो ये 3-4 तरीके और भी तो है भूमि प्राप्त करने के लिए। वरासत से भिन्न जो भूमि उसको स्त्री को मिलती है उसका उत्तराधिकार किसको मिलेगा, इसका प्रावधान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 110 में किया गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 110 जो स्त्री वारिस से भिन्न स्त्री भूधारक के उत्तराधिकार की चर्चा करती है। तो आप समझ गए होंगे कि धारा 109 और 110 में अंतर क्या है। 109 में स्त्री का उत्तराधिकारी कौन होगा, उसकी मृत्यु के बाद विवाह कर लेने या पुनर्विवाह करने में, वह भूमि का उत्तराधिकार इसमें बताया गया है जो भूमि उसे वरासतन वारिस होने के नाते प्राप्त हुई है। लेकिन धारा 110 में वह उस भूमि का उत्तराधिकार बताया गया है जो उसने स्वयं अर्जित की हो, बैनामे से, हिब्बानामा से या वसीयत से, वरासत से ना प्राप्त की हो उस भूमि को। साथियों, इसके संबंध में मैंने आपको बता दिया कि क्या फर्क है। कहा गया है इस धारा में, क्या कहा गया है, जहां इस संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात, इस संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात मतलब उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता जो है वो 11 फरवरी 2016 को प्रभावी हुई है। तो इसका मतलब 11 फरवरी 2016 के पश्चात किसी स्त्री भूमिधर आसामी हो जाए, चाहे सरकारी पट्टेदार हो, उसकी मृत्यु हो जाए, मतलब उसकी मृत्यु अगर इस संहिता के लागू होने मतलब 11 फरवरी 2016 से पहले की है तो यह प्रावधान लागू नहीं होगा। लेकिन इस प्रावधान के लागू होने के बाद अगर उसकी किसी डेथ हुई है, उस स्त्री की, भूमिधर की, आसामी की या सरकारी पट्टेदार की, तो उसके जोत में या उसके जोत के भाग में उसका जो हित होगा, यहां पर केवल डेथ की बात की गई है, ना कि विवाह और ना पुनर्विवाह की बात की गई, मृत्यु खाली बात की गई, इसलिए कि वो जमीन उसकी थी, उसको वरासतन नहीं प्राप्त हुई थी। अगर वरासतन प्राप्त होती तो उसका उत्तराधिकार 109 में डिसाइड होता। तो यहां पर केवल मृत्यु की बात की गई कि अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके जोत या जोत के आंशिक भाग में उसका जो हित है वह किसको मिलेगा। यह धारा 110 में प्रावधानित किया गया। धारा 107 से 109 के उपबंधों के अध्याधीन नीचे दिए गए क्रम के अनुसार उसका हित जो है उत्तराधिकारियों में
संक्रमित हो जाएगा। साथियों, इस धारा में 10 खंड हैं। धारा 110 के खंड का से लेकर के खंड टा तक, का लगाए टा खंड तक रिश्तेदार और नातेदारों का उल्लेख हर एक खंड में किया गया है। खंड का के जो वारिस बताए गए हैं इस धारा में, अगर वह उपलब्ध है, जीवित है, तो सबसे पहले उस खंड के लोगों को उत्तराधिकार मिलेगा। अगर खंड का कोई भी वारिस जीवित नहीं है तो खंड खा के उत्तराधिकारी जो उल्लिखित हैं उनको उत्तराधिकार मिलेगा। अगर खंड खा का भी कोई जीवित नहीं है तब खंड गा का, ये क्रम टा तक चलता रहेगा। इस प्रकार उत्तराधिकार निर्णित होगा। साथियों, उत्तराधिकार का सिद्धांत क्या होगा? हमने ये बता दिया कि धारा 110 में स्त्री भूधारक जो है, जिसने भूमि को वरासत से भिन्न तरीके से प्राप्त की हो, अर्थात वसीयत से, बेनामे से या बैनामे से, उस भूमि का उत्तराधिकार 110 में खंड का से लेकर टा तक जो खंड बने उनके अनुसार संक्रमित हो जाएगा, डिवैल्यूएट होगा। और साथियों, खंड का बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर खंड का कोई भी जीवित है तो खंड खा गा गा घा का वाले वारिसों को हक नहीं मिलेगा। सबसे पहले खंड का के वारिसों को हक मिलेगा। अब खंड का क्या कहता है? धारा 110 का खंड का कहता है, सबसे पहले इसमें पुत्र को कहा गया। दूसरा, थर्ड जेंडर संतान, उस महिला का पुत्र। देखिए, इसमें पति को नहीं रखा गया, इसमें उस महिला के नीचे के जो लोग हैं उनको रखा गया। पुत्र सबसे पहले। दूसरा, थर्ड जेंडर संतान। तीसरा, उसकी अविवाहित पुत्री। चौथा, पुत्र का पुत्र। थर्ड जेंडर संतान उसकी, अविवाहित पुत्री उसकी। फिर पुत्र के पुत्र का पुत्र, प्रपोत्र एक तरह से हो गया। थर्ड जेंडर संतान उसकी, अविवाहित पुत्री। पूर्व मृत पुत्र अगर कोई है उसकी विधवा भी आएगी। पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा भी आएगी। प्रति शाखा अनुसार समान अंश सबको मिलेंगे, हर शाखा में समान अंश मिलेंगे। तो इस प्रकार खंड का के अनुसार जो है, पुत्र को, थर्ड जेंडर संतान अगर कोई है, अविवाहित पुत्री है, पुत्र का पुत्र है, थर्ड जेंडर उसकी संतान है या विवाहित पुत्री है, पुत्र के पुत्र का पुत्र भी है या उसका थर्ड जेंडर संतान है, विवाहित पुत्री है, पूर्व मृत पुत्र की विधवा है, पूर्व मृत पुत्र की विधवा को हक मिलेगा। परंतु यह की शाखा का निकटतम दूरस्थ जो होगा वो दूरस्थ को अपवर्जित कर देगा। या कि विधवा जिसने पुनर्शादी कर ली हो इस शाखा, किसी भी शाखा में, तो वह भी अपवर्जित हो जाएगी, उसको हक नहीं मिलेगा। तो ये खंड का महत्वपूर्ण है। इस तरह स्त्री भूमिधारक, आसामी या सरकारी पट्टेदार जिसकी भूमि वरासत से प्राप्त न हुई बल्कि बैनामे से, वसीयत से, बेनामे से प्राप्त हुई, उस भूमि का उत्तराधिकार खंड का के अनुसार डिवैल्यूएट होगा। अब हम बात करते हैं खंड खा की। अगर खंड का कोई उत्तराधिकारी, पुत्र, थर्ड जेंडर संतान, पुत्री जो आपको पहले ऊपर बताई, अगर कोई जीवित नहीं है, जिंदा नहीं है, तब क्या होगा? तब खंड खा के अनुसार उसकी जो है उत्तराधिकार लोगों को मिलेगा जो उसमें हिस्सेदार अंकित है। खंड खा में कौन अंकित है? पति या विवाहित थर्ड जेंडर पति या पत्नी। थर्ड जेंडर का है तो विवाहित थर्ड जेंडर पति या पत्नी। अब मिलेगा जाकर के पति को। अगर पुत्र की शाखा नहीं है, उससे उत्पन्न शाखा नहीं है, तो जाकर के उसके पति को तब मिलेगा। अगर पति या विवाहित थर्ड जेंडर पति या पत्नी नहीं है तो खंड गा के अनुसार उत्तराधिकार प्राप्त होगा। वो किसको मिलेगा? वह जाएगा उसकी विवाहित पुत्री को। ना तो खंड का कोई उत्तराधिकारी था, ना खंड खा का पति था, तो कहां जाएगा? उसकी जो विवाहित पुत्री है उसको पूरा का पूरा हक चला जाए। अगर विवाहित पुत्री भी नहीं है तो खंड गा का भी उत्तराधिकारी नहीं, का भी नहीं, खा का भी नहीं, गा का भी नहीं,
तो घा के अनुसार उत्तराधिकार तय होगा। और घा में कौन है? पुत्री का पुत्र, थर्ड जेंडर संतान और अविवाहित पुत्री। और अविवाहित पुत्री, पुत्री का पुत्र और उसकी थर्ड जेंडर संतान और अविवाहित पुत्री, मतलब पुत्री के पुत्र पर भी बात आ गई। ये खंड घा के अनुसार होगा। खंड डा, अगर ये भी नहीं है, का, खा, गा, घा का कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं है, तब कहां जाएगा? तब जो महिला है जो उसकी डेथ हुई, उसके पिता को पूरा का पूरा हिस्सा चला जाएगा। अगर उसका पिता भी जीवित नहीं, खंड डा के अनुसार जो उसको मिल रहा है, तो खंड चा, उसकी विधवा माता, उसका पिता भी नहीं है तो विधवा माता होगी, तो विधवा माता को चला जाएगा। अब मान लीजिए खंड चा की विधवा माता भी जीवित नहीं है, तब क्या होगा? खंड छा के अनुसार भाई जो उसी मृत पिता का पुत्र हो या थर्ड जेंडर संतान हो, और भाई का पुत्र थर्ड जेंडर संतान और विवाहित पुत्री प्रतिशाखानुसार। जा खंड अविवाहित बहन, झा विवाहित बहन या बहन का पुत्र थर्ड जेंडर संतान और विवाहित पुत्री। इस तरह 10 खंड जो दिए गए हैं, इसके अनुसार उत्तराधिकार उस स्त्री भूधारक जो है, जो वसीयत से, बैनामे से या हिब्बानामे से जमीन प्राप्त की है, वरासत से भिन्न तरीके से भूमि प्राप्त की, उसका उत्तराधिकार इस तरह बटेगा। साथियों, आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, विषय पसंद आया होगा। मेरा अनुरोध है कि अगर मेरे इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो करते रहिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करते रहिए, भेजते रहिए, जिससे सब लोगों को इन छोटे छोटे कानून जो जमीन संबंधी है उनकी जानकारी रहे उनको, और जिससे विवाद भी कम हो। अगर आपको जानकारी कानून की है तो आपके झगड़े भी कम होंगे। कभी कभी ना जानकारी की वजह से झगड़े उत्पन्न होते हैं। जब आपको मालूम होगा कि इस जमीन में मेरा हक है, मिल सकता है, तभी तो आप क्लेम करेंगे। अगर मालूम ही नहीं है तो आप चुपचाप बैठे रहेंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।